एक बार फिर से आपका एबीसी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। तो आपको बता दें, आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। साथ ही देश में अन्य लोकसभा सीटें हैं, उन पर भी मतदान जारी है। आपको बता दें कि मुस्लिम क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जहां आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। जहां जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहां पर लोग जागरूकता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। साथ ही क्या कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से 400 पार का दावा किया जा रहा है, नारा दिया जा रहा है, उसी कड़ी में मुस्लिम मतदाता भी इस चुनाव के पर्व को लेकर बेहद जागरूक दिखाई दे रहा है। कुछ लोग साथ मौजूद। सर, किन किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? चुनाव मुद्दों पे होने वाला है। सबसे पहले तो बेरोजगारी। आदमी परेशान है इस सरकार से। सिलेंडर इतना महंगा हो गया, तेल कितना महंगा है, हर चीज़ में तो महंगाई है, तो आदमी परेशान है। गरीब आदमी तो परेशान है, हम जैसे लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन भाजपा की ओर से 400 पार का नारा दिया जा रहा है इस बार। अरे तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं भाई, इनके अंडर में सब कुछ है, सब इन्हीं का है कि चाहे जितना नारा दें, लेकिन अब की भाजपा बहुत मुश्किल है जो आए। चलिए कुछ और लोग। सर, क्या नाम है? आमिर। आमिर, क्या देखते हो, कैसे देखते हो चुनाव को? किस मुद्दों में चुनाव होने वाला है? चुनाव जो होना चाहिए कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, लोगों को रोज़गार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पेपर होते हैं, पेपर सब लीक हो जाते हैं। ठीक है, इनके उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हुआ है। तो बात अगर विपक्ष की जाए तो भी हालिया राहुल गांधी और अखिलेश यादव का एक मंच साझा किया था उन्होंने आके। जो महिलाएं हैं उनके लिए वादे किए हैं कि 1 लाख से ज़्यादा महिला की इनकम होगी। क्या लगता है, क्या असर होगा इसका? हाँ, ये होगा, लोगों को देंगे, ये जो बोलते हैं करते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार जो है वो कुछ चोर सरकार है, ये सब झूठ बोलती है, जुमले वादे देती है। चलिए कुछ और लोग। सर, क्या नाम? सर विक्रांत वर्मा। कैसे देख रहे हो इस चुनाव को? क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। दोनों एक दूसरे के पीछे बस टांग खींचने में लगे हुए हैं कि किसको हराया जाए, और कोई मुद्दा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी क्या लगता है? देखिए, कानपुर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ रोड शो हुआ है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी यहाँ आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जगह मानी गई है कानपुर। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ पर आए हैं, तो क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं भाजपा तो कमज़ोर दिखाई दे रही है उस हिसाब से देखा जाए तो इसलिए रोड शो भी कर रहे हैं वो। और बाकी मुद्दे की तो कुछ कह ही नहीं सकते। क्या कहते हैं सर? क्या नाम है? मनोवर हुसैन। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोटिंग के मतदान के? बस के बारे में क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आ सकती है? कांग्रेस की आनी चाहिए, क्योंकि वो एक हमदर्द है। क्या नाम है सर? मोहम्मद निज़ाम अंसारी। निज़ाम अंसारी जी, इस बार क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है और किस तरीके से देख रहे हैं? भाई बेरोजगारी, महंगाई, इस वजह से हम वोट कर रहे हैं, और कुछ नहीं है भाई। महंगाई है, बेरोजगारी है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। एमए बीए कर रहे हैं, क्या पकौड़े तलेंगे या चाय बेचेंगे या ठेले लगाएंगे? ये आप बताइए, कोई है? आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, आपको ऐसे नौकरी कैसे मिल जाएगी? अब वो कह रहे हैं वो पकौड़े बेचिए, चाय बेचिए। हैं भाई, महंगाई इतनी हो गई है। अब सिमरती में ईरानी जी ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उन्होंने हाय हाय करके कहा था 400 रुपये 300 रुपये का सिलेंडर है, महंगाई है, हाय हाय 1200 को हो गया। अब 13 रुपये किलो शक्कर बिकवाने को करी थी। आई मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे। आए हैं? मतलब महिलाओं को लेकर बड़ी बात हो रही है, चाहे भाजपा हो या इंडी गठबंधन। क्या लगता है, क्या तो असर आप होगा? पहले उनसे कर लीजिए, वो बड़े बूढ़े बता तो रहे हैं। आप महिला हैं, महिला नहीं, आप महिला हैं। क्या लगता है, क्या असर होगा? अब उनसे बात कर लीजिए, बड़े बूढ़े हो जाए। तो अलग अलग विचार, अलग अलग मत जो है वो यहाँ की जो मतदाता हैं उनके उन्होंने रखे हैं। और लगातार महंगाई और बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं वो अब तक हावी दिखाई दे रहे हैं। और इस बार जो मतदान है उसका मुद्दा भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर हो सकता है। कैमरामैन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज, कानपुर। तो आपने सुना कि मुस्लिम मतदाताओं का कहना है कि इस बार बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हम वोट करेंगे और परिवर्तन चाहते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कई मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डीपी यादव हैं समाजवादी पार्टी से, साथ ही मोहित दीक्षित हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और राज अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी बीजेपी से। राज अग्रवाल जी, क्या लग रहा है इस बार ये जो 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है, इनमें से कितनी सीटें आपके खाते में आएंगी? नमस्कार सौम्या जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 13 की 13 सीटें पहले भी हमारे ही खाते में थी, और पिछली बार
हमने जो है सुब्रत पाठक जी ने हमारे डिम्पल यादव जी को कन्नौज में बहुत ही करारी शिकस्त दी थी, और इस बार भी आपको ऐसे ही कुछ माहौल दिखाई देगा, और ये 13 की 13 सीटें जो हैं वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक बड़े अंतर के साथ में आपको दिखाई देंगी। बिल्कुल। हमारे साथ मोहित जी भी जुड़े हुए। मोहित जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पिछले बार 2019 में 13 की 13 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में थी, और ये जो क्षेत्र है जहां पर ये चुनाव हो रहा है ये बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है, किस तरीके से इसको भेदने का काम किया जाएगा, और क्या लगता है आपको जो ये 80 का नारा दिया गया है, चौथे चरण तक कितनी तस्वीरें साफ हो गई, आप लोग कहां स्टैंड करते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात कही। अवध का रीजन मुक्ता है इस चरण में, और इस चरण में जब देखेंगे तो पिछली बार शायद सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस बार होने जा रहा है, क्योंकि अगर सारी सीटें जीती तो खोने के लिए उनके पास है, पाने के लिए कुछ नहीं है। और आज जो स्थितियां रहीं, जो नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत दिया था, और उनकी नीतियों से चाहे घर की रसोई हो, चाहे युवा की नौकरी हो, चाहे उसके बैंक बैलेंस हो, पॉकेट में जेब में पैसे हो, कहीं ना कहीं सारी जगह अभाव दिखा। और केवल उसका कारण ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो नीतियां बनाई वो केवल अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के लिए बनाई। किसानों की आज ग्रामीण अंचलों में किसानों के लिए, किसानों को चाहे वो यूरिया खरीदना हो, बीज खरीदना हो, अनाज को आप बेचने जाना हो, हर जगह उन्होंने केवल और केवल समस्याएं और महंगाई पाई। तो चाहे शहरी इलाके हो चाहे ग्रामीण इलाके हो, महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था का जो टूटा हुआ तंत्र था उसने कहीं ना कहीं सबको त्राहिमाम करा दिया है। तो आज स्थितियां चाहे फर्रुखाबाद को लेकर मैं बता सकता हूं, चाहे कन्नौज को लेकर के बता सकता हूं, कानपुर हो, कानपुर देहात हो, उन्नाव हो, और भी जो प्रमुख सीटें हैं ये आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन टक्कर दे रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी इसके साथ साथ और भी अधिकांश सीटें कहीं ना कहीं हारने जा रही है। आज स्थितियां केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो कांग्रेस और गठबंधन के प्रत्याशी कम से कम 50 सीटें बड़े आराम से जीत रहे हैं। ये जनता जिता रही है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज खड़ी हुई है, उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ी हुई है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी धर्म का आदमी हो, जो भी जाति का आदमी हो, ठगा ही गया है नरेंद्र मोदी की नीतियों से। बिल्कुल। तो आज जनता हराने पे उतारू है भारतीय जनता पार्टी को, और जो कमोवेश दिख भी रहा है मैदान पर, आज हम लोग घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं बूथों पर वो चीजें दिख रही हैं। डीपी यादव जी, अगर कानपुर और कानपुर देहात के चुनाव की बात की जाए तो अभी प्रधानमंत्री ने रैली की और खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कई ताबड़तोड़ जनसभाएं बैक टू बैक की, और उसके एवज में आपके भी दो नेता मैदान में आए और उन्होंने हुंकार भरी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कई बातें कही कि इस बार गारंटी लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। क्या लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जो आपने गठबंधन किया है ये आपके लिए फायदेमंद होगा? जी सौम्या जी, देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है, संविधान को बचाने के लिए हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सहित पूरे देश में आज 98 सीटों पर मतदान हो रहा है, और जिन्होंने भी मतदान कर लिया है वो बधाई के पात्र मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और अभी तक जिन लोगों ने मतदान नहीं किया है मैं जारी करता हूँ, मैं उनसे आग्रह करता हूँ मतदान करें, क्योंकि परिवर्तन के लिए मतदान है और ये लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान है। ये मतदान आपसे भारत के भविष्य का और किसान की करेगा। करने को तो ये लोकसभा 2024 का आम चुनाव है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देखिए, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में तमाम उन्होंने देशवासियों को सपने दिखाए थे, तो कहीं ना कहीं देशवासियों ने उन पर विश्वास करके 2014 में उनको प्रचंड बहुमत उन्होंने कहा कि मैं कुछ काम 2019 तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था, ठीक है। राज अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उतनी देर से कुछ कहना चाहते हैं जवाब में? मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए ना, मेरी बात पूरी हो जानी। डीपी यादव जी, थोड़ी सी आवाज आपकी दिक्कत कर रही है। मैडम जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग 2014 को गिनाते हैं, अभी 2022 में हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से शिकस्त दी है इन्हीं लोगों को। ये अभी क्यों भूल रहे हैं 2 साल पहले की
और दूसरी बात मैं बता दूं, ये जिस क्षेत्र में 13 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 13 सीटों पे जिसमें चुनाव हो रहा है, उसमें से एक फरगाबाद की सीट है जिसमें इनकी मारिया आलम थोड़े दिन पहले वोट जिहाद की बात करते हुए दिखाई दी थी। अगर इनमें डर नहीं है और ये लोग जीत रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब इनके साथ में है, तो उन मुस्लिमों की बात क्यों कर रहे थे ये लोग जो भाजपा का साथ देने के लिए बैठे हुए हैं? उनका हुक्का पानी बंद करने की बात क्या हमारे नेता ने करी थी? मारिया आलम कौन है? मारिया आलम जो है कांग्रेस के बड़े नेता की जो है भांजी है, आपका गठबंधन है, उनसे किस तरीके की बात कर रहे थे? वो किस तरीके का भय है उनको? ये 13 सीटें डीपी यादव जी फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में होंगी और हो सकता है कि आपके सुप्रीमो भी हरे हुए दिखाई दें। बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस बार कई सीटों पर बीजेपी के लिए भी साख बचाने जैसी सीटें, जैसे कन्नौज की अगर हम बात कर ले तो अखिलेश यादव सुब्रत पाठक के सामने है। वहीं उन्नाव में साक्षी महाराज का विरोध भी देखा गया। शायद इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते के अंदर 2 जनसभाएं की वहां पर जाकर के। तो क्या लग रहा है कि जो सीटें 2019 तक आपकी मजबूत थी, इस बार वो डामाडोल स्थिति वहां पर दिख रही है, इसीलिए आप हर एक सीट पर जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं? मैडम मेरे से सवाल जी किया जी हुआ जी है? जी आपसे सवाल है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई विरोध, कोई भी नेता विरोध दर्ज नहीं कराता है। हो सकता है कि किसी के समर्थक होते हैं, कुछ समय तक वो सांसद रहता है, उसके समर्थक किसी प्रकार का विरोध कुछ समय के लिए दर्ज कराते हैं। भाजपा एक बहुत बड़ा कैडर है, भाजपा का नेता और भाजपा का कार्यकर्ता बड़ा जमीनी कार्यकर्ता होता है और वह किसी भी प्रकार से अपनी पार्टी से नाराजगी का कोई विषय नहीं होता। टिकट हो जाने के बाद में, टिकट होने से पहले किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई, कोई बहस, कोई जिद होती हो वो अलग बात है। टिकट हो जाने के बाद में भाजपा का कैडर केवल और केवल कमल के फूल के निशान को जानता है और उसी को लड़ाता है। हमारे लेकिन कानपुर में तो इससे उलट स्थिति देखने को मिली थी। टिकट होने के बाद ही रमेश अवस्थी के खिलाफ नाराजगी आपके ही एक बड़े नेता ने जाहिर करते हुए पत्र लिखा था अमित शाह को। खैर, हम दिखा देते हैं कि आज सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और मुसलमानों की बातचीत हमने आपको सुनाई और कानपुर का व्यापारी वर्ग किन मुद्दों पर वोट करके आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा है बिकॉज मेरे ख्याल से तो वैसे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है एंड आई बिलीव इनको और इनको फिर से आना चाहिए बिकॉज लास्ट एंड मैंने तो दूसरी बार वोट कर रहा हूँ तो आई फेल्ट कि जो मेरा वोट था उससे काम हुआ है ज़रूर। डेवलपमेंट्स है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्दर एक्सपेंशन का ऑलरेडी मैनिफेस्टो वगैरह में दिया गया है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो चेंजेस इन गवर्नमेंट में मेरे जब से मैं ग्रो हुआ हूँ मेरे यूथ में काफ़ी चेंजेस आए हैं जो मैंने अपने छोटे से देखा है ग्रोथ आते हुए। तो मेरे ख्याल से तो करंट गवर्नमेंट को फिर से आना चाहिए बिकॉज इट्स अच्छा काम मेरे ख्याल से तो किया है। अब की बार 400 पार का दावा हो रहा है, उसका मैं नहीं कह सकता। 400 पार का क्या चाहते हैं कि 400 पार हो? 400 एक बहुत ऐसा वर्ड है, मतलब नंबर है, मतलब वो आए ना आए उससे कोई ऐसा फ़र्क तो पड़ता नहीं है। इट्स मोर अबाउट कि हमारा गवर्नमेंट या कौन सी गवर्नमेंट आ रही है। तान्या फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। हाँ, मैं पहली कैसा महसूस हो रहा है फर्स्ट टाइम वोटर? बहुत ही एक्साइटेड हूँ और अभी आई हूँ वोट दे के। बहुत ही प्राउड इंडियन फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। करती है, पढ़ाई करती है? नहीं, मैं काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। अच्छा, किस तरीके की सरकार को चुनने का मन है? क्या क्या मुद्दे होंगे जो दिमाग में है उसको लेकर नेता का चुनाव करोगी? जो डेवलपमेंट, जो वो थोड़ा सा जॉब्स का, यूथ का जो ध्यान रखता हो। मेन तो डेवलपमेंट है, बाकी तो सब आगे पीछे चलता ही रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। डेवलपमेंट पे वोट डाला जा रहा है, पूरी तरफ डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है, उसी को लेके ही वोट डाल रहा हूँ। क्या लगता है डेवलपमेंट के अलावा कौन कौन से जो दावे हैं वो मुद्दे हैं वो रहेंगे? एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा डेवलपमेंट ही है। मुद्दे तो आप कुछ भी बना लो, किसने भी कर लो, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट ही मेन मोड है। डेवलपमेंट पे से ही सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो डेवलपमेंट ही इकलौता सब में है और मुद्दा है, उसी पे वही वोट डालना है। भाजपा का कहना है अब की बार 400। मतदान के इस पर्व में जहां एक तरफ आम आदमी की ओर से लगातार वोटिंग की जा रही है, वहीं जागरूकता कुछ ऐसी है कि उद्यमी भी, शहर के उद्यमी भी आज के दिन पूरा समय निकालकर यहां पर मतदान करने के लिए आए। साथ में MSPL के डायरेक्टर मौजूद है। सर, किस तरीके से मतदान किया है, किन किन मुद्दों पर आज वोटिंग की? हम लोग ने देखा कि मतदाता केंद्रों में काफ़ी भीड़ है
मैं सबसे अपील करना चाहूँगी, अभी 4-5 घंटे की और वोटिंग बाकी है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, पर 5 साल में एक ही बार ये दिन आता है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकल के आज के दिन वोटिंग करें और जो विकास कार्य चल रहा था उसकी गति उसी प्रकार बनी रहे। धन्यवाद। मैं महिलाओं की अगर बात की जाए तो बात चाहे भाजपा की हो या तो सुना आपने कि व्यापारियों का कहना है कि जो देश के विकास के लिए बात करेगा, काम करेगा, वोट उन्हीं को जाएगा। हम लगातार चर्चा कर रहे थे मोहित जी के साथ और कई लोगों के साथ, डीपी सिंह जी यादव जी के साथ और राज अग्रवाल जी के साथ। मोहित जी, जिस तरीके से अभी कहा राज जी ने कि हमारे यहाँ इस तरीके से जब तक टिकट नहीं होता है उसके पहले नाराजगी ठीक है, लेकिन जब टिकट हो जाता है तो हम एक संगठन के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर काम करते हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। और बीजेपी कहता है कि हमारे पास एक मजबूत संगठन है और विपक्ष भी इस बात को मानता है कि उनके पास संसाधन है, इसलिए उनके नतीजे कुछ इस प्रकार आते हैं। आपका क्या मानना है, कानपुर का चुनाव इस बार कैसा होने वाला? टक्कर आप लोग दे पाएंगे या एक बड़ी जीत होगी भाजपा कैंडिडेट की, या फिर इस बार बदलाव होगा? देखिए सौम्य जी, आज की स्थिति ये हो गई है, अगर मैं सत्य बोलूं, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना आप किसी दल की बात और किसी दल की कंपैरिजन करेंगे तो आज ज़मीन पर मैं देख के आ रहा हूँ चुनाव जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी की नीतियाँ हैं उनसे जो विफलताएं रही हैं, चाहे वो जीएसटी जो को लेकर के, अगर आप व्यापारियों की बात करेंगे तो व्यापारियों का व्यापार इतना दूभर हो गया, व्यापार करना दूभर हो गया जीएसटी के अनियमित जीएसटी को लागू करने के कारण। आप बेरोजगारी का आलम यह होगा कि जो लड़के घूम रहे हैं वो आज अपने को कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमको इतने कुछ अर्निंग मिले, कुछ मिले, तो वो आज जो वोट करने जा रहे हैं वो हम नहीं, अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस के फेवर में वोट करने जा रहे हैं, समाजवादी के फेवर में, आज वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की जो कुरीतियाँ रही हैं, कुशासन रहा है, उसके कारण वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करने जा रही। सत्ता को हटाने के लिए वो बिल्कुल तत्पर बैठे हैं। जो मौका मिला है उनको 2024 में चुनाव की वेला में, तो आज कहीं ना कहीं जो बूथ पे दिख रहा है वो इस नरेंद्र मोदी की सरकार को हटा करके कुछ परिवर्तन, कुछ आशा की बयार लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी जिम्मेदार सरकार आए जो कहीं ना कहीं उनकी बात करे, जो 10 साल से उनकी बात कहीं किसी पटल पर नहीं सुनाई दी गई। चाहे युवाओं की बात हो, जब भी बात करने जाते हैं तो पुलिसिया तंत्र द्वारा उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। किसान जब आवाज़ लेकर के जाते हैं तो बड़े बड़े कील कांटे लगा करके उनके रास्ते रोके जाते हैं। महिला चाहे जितनी सशक्त हो, पहलवान भी हो, उसके सामने एक दबंग सांसद को बात सुनी जाती है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग जब उसकी बात इस 10 साल में नहीं सुनी, उसने मोदी जी की बात सुन करके उनको एक प्रचंड बहुमत दिया। लगभग आप 13 की बात कर रहे हैं, आज 13 में 13 की 13 सीटें दी। तो जब वो अपने को ठगा महसूस कर रहा है तो कहीं ना कहीं इनको परिवर्तन करने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठा है। ये बिल्कुल हकीकत है, मैं इसमें कहीं नहीं कह रहा कि इसमें कोई कांग्रेस की बड़ी बात है या समाजवादी का बड़ा प्रयास है। आज जनता का बड़ा प्रयास है और समाजवादी और कांग्रेस को उनके जनता की बातों को एक्सेप्ट करके ही ये गठबंधन बनाना पड़ा और कहीं ना कहीं जनता को एक नुमाइंदगी देने के लिए इंडिया गठबंधन लेकर के जनता के सामने आया। जनता उसको चुन रही है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है। आज डीपी यादव जी, आज कारण केवल यही है। डीपी यादव जी, देखिए आखिरी समय पर कन्नौज से अखिलेश यादव ने पर्चा भरा। कन्नौज की जनता लगातार मांग कर रही थी अखिलेश यादव की, और अखिलेश यादव ने कई बार इसके संकेत भी दिए कि नवरात्र के बाद हम बताएंगे, नवरात्र के बाद हम आएंगे, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं, उसके बाद दूसरा प्रत्याशी उन्होंने उतार दिया। क्या डर सता रहा था कन्नौज से अखिलेश यादव को, जैसे राहुल गांधी ने अमेठी ना चुनते हुए रायबरेली को चुना, उसी प्रकार का? देखिए, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। पार्टियों की रणनीति होती है, उसी रणनीति के तहत पार्टियां चुनाव क्षेत्र में जाती हैं। कब किसको कहां से कैसे डिक्लेयर करना है, पार्टियों की कहीं ना कहीं बैठक होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। उसके बड़े नेता जो होते हैं, वरिष्ठ नेता होते हैं, उनसे आपसी समन्वय से ये डिसाइड होता है कि कब कहां से कौन चुनाव लड़ेगा। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी उसके तहत चुनाव लड़ी है। समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया है। अब नरेंद्र मोदी जी अगर ये बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि गुजरात से वो डर गए हैं, गुजरात से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? स्मृति ईरानी, क्या ये मान लिया जाए कि वो कहीं ना कहीं जो है बॉलीवुड में जो एक्टर हैं थी, तो वो क्या अमेठी से जो चुनाव लड़ रही थी वो डर गई थी क्या? अरुण गोविल को लाया गया मुंबई से चुनाव, महाराष्ट्र से या जहाँ के भी वो रहने, अगर मेरठ से वो चुनाव लड़ रहे थे तो क्या वो डर गए थे क्या? ये हेमा मालिनी जो कहीं ना कहीं आकर के मथुरा से चुनाव लड़ रही थी, तो क्या ये लोग डर गए थे क्या?
देखिए यहाँ पे सवाल यह है कि आखिरी वक्त पर जिस दिन नामांकन खत्म होने वाला था उस दिन अखिलेश यादव, और कन्नौज जो है वो अखिलेश यादव का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इसलिए ये सवाल उठते हैं कि आखिरी वक्त पर इतना सोचने विचारने के बाद कन्नौज या एक प्रेशर क्रिएट हो गया था। राज जी सवाल मुझसे है, मैं उसका जवाब देने दीजिए। आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? आपके बारे में तो मैंने बोला नहीं। ये छटपटाहट बता रही है कि आपकी हार होने वाली है भाई। ये छटपटाहट नहीं है, आपको जवाब दे नहीं मिल रहा था। मुझे जो है अंदर से उत्तेजना हो रही है कि मैं आपका जवाब भी दे दूं साथ में। छटपटाहट नहीं है, ये वो खुशी है जो 4 जून को दिखाई देगी। मालिक जीपी यादव जी अपनी बात को कंप्लीट करिए। इस उत्तेजना को थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रखिए। 4 जून के बाद उत्तेजना का प्रदर्शन बिल्कुल मिठाई खिलाएंगे आपको। जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था, देखिए देशवासी बदलाव चाहते हैं। अब 10 सालों में आपने किया तो कुछ भी नहीं। बेरोजगारी के मुद्दे पर आप खेल रहे, किसानों की समस्याओं पर मुद्दे पर खेल रहे, आप देश को कहीं ना कहीं आपने कर्ज के गर्त में डूबने का काम किया, आपने जो आर्थिक विषमता उसको बढ़ाने का काम किया। पता है आपको, इस देश में आज अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए कहा था 2022 तक, आय दुगनी नहीं हुई, जितनी उतनी भी कायम नहीं रह सकी। आज उज्ज्वला गैस के नाम पर इन्होंने महिलाओं को सिलेंडर बांट दिया, उन सिलेंडरों की 80% की रिफिलिंग नहीं हो रही है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। जो गरीब के बच्चे हैं वो बीच में ही पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी महंगी है। तो तमाम इन सारे मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। धरातल की सच्चाई यही है कि लोग नरेंद्र मोदी से पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने पिछले 2 चुनाव कहीं ना कहीं आश्वासन पर जोर रहा था, तो अब ज्यादा मौका देने के मूड में नहीं है जनता। जनता चाहती है कि मोदी जी आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। देखिए यहाँ पर एक ये भी बात सामने आती है कि अखिलेश यादव ने आखिरी दिन नामांकन इसलिए किया कि ऐन मौके पर चोट करने से बीजेपी जो है वो अपना प्रत्याशी नहीं बदल पाएगी, क्योंकि जब आपने पहला प्रत्याशी तेज प्रताप के रूप में उतारा था तो बीजेपी निश्चिंत हो गई थी कि सुब्रत पाठक के सामने तेज प्रताप बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं साबित होते, और उसके बाद आपने ऐन वक्त पर आकर अपना प्रत्याशी बदला और अखिलेश यादव को उतार दिया। इसके पीछे राजनीतिक जो बुद्धिजीवी हैं वो ये भी कहते हैं कि आपने ऐसा इसलिए किया कि बीजेपी जो है उसको सोचने समझने का वक्त ना मिले और वो अपना प्रत्याशी ना बदल पाए। बीजेपी के बारे में जनता सोचती थी कि हम क्यों सोचें बीजेपी के बारे में। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी तो गायब है बिल्कुल। और बीजेपी की सरकारी है, और प्रधानमंत्री तो अब गुजरात में बातें जाएंगे। देखिए वो है ना कि पहले लाख का ठीक है राज अग्रवाल जी, देखिए एक तरफ अखिलेश यादव की साख दांव पे लगी है, दूसरी तरफ आपके एक मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनकी भी जो साख जो है वो दांव पे लगी, क्योंकि जो किसानों को धार से कुचलने का मामला सामने आया था और जिसने इतना तूल पकड़ा था, उसके बाद ये उनका पहला चुनाव है। क्या लगता है कि जनता उनको स्वीकार कर पाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि थार का बदला आपको वोट से देना है। मैडम 2 सवाल आपने अभी मेरे से किए, पहले सवाल पर आता हूँ। मैंने आंकड़े बताते हैं सपा के कि हमेशा अखिलेश यादव जी से ज्यादा वोटों से डिम्पल यादव जी जीती हैं, और डिम्पल यादव जी को जब हमारे कन्नौज में सांसद माननीय सुब्रत जी हरा चुके हैं तो अखिलेश जी की क्या हालत होने वाली है वो तो आप सोच ही सकते हैं। और जिस तरीके से सुब्रत पाठक जी ने कन्नौज के अंदर विकास की एक लहर दौड़ाई है, मैं वहां स्वयं होके आया हूं कन्नौज के अंदर, वहां का जन जन केवल और केवल एक नाम जान रहा है, सुब्रत पाठक। हंसने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब, आप तो हारे हुए हो, वहां से आप क्यों हंस रहे हो? और सुनो, जीत जाओ तब हंस लेना डीपी यादव जी। और सुनिए, सुनो मालिक, सुन लो, दूसरा भी सुन लीजिए। अजय मिश्रा टैनी विकास और भाजपा ने किया है मालिक। अगर आप लोगों ने विकास किया होता तो 2022 में जनता फिर से आपको मौका दे देती। उत्तर प्रदेश की जनता में सपा बसपा सपा तुम सम पुरुष ना मौसम नारी और यूपी लूटो बारी बारी, यही किया है आप लोगों, और कुछ किया नहीं है। इसीलिए भारत, आप देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत समय के बाद उसी बार किसी को मुख्यमंत्री बनाया है, और वो बनाया है योगी आदित्यनाथ जी को।
योगी आदित्यनाथ जी को आप देख 2022 अभी दूर थोड़ी था यार, 2 साल पहले ही तो है, फटकनी दी है हमने आप लोगों को। फिर आप जो है क्या किया है आप लोगों ने, ये जो दो लड़कों की जो है ये जो फ्लॉप फिल्म आई हुई है ना, जो हम पहले भी देख चुके हैं, जनता पहले भी देख चुकी है, वो फिल्म फिर से फ्लॉप होने जा रही है। आप लिख के रख लीजिए डीपी यादव, ये दोनों एक ही पार्टी कांग्रेस ढूंढते रह जाओगे। मोहित जी देखिए, ये तो कन्नौज की और खीरी सीट की चर्चा हो गई। अगर हम बात उन्नाव सीट की कर ले तो अन्नू टंडन जो है वो गठबंधन प्रत्याशी हैं और 2009 में उन्होंने चुनाव जीता था जब वो कांग्रेस में थी, फिर उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। इस बार वो आप दोनों मिली-जुली सरकार में है, मिलजुल करके इस बार कोशिश कर रहे हैं। तो अन्नू टंडन साक्षी महाराज के सामने, हालांकि साक्षी महाराज का एक कहीं ना कहीं जब हम फील्ड पर थे हमने देखा उनका विरोध था। उसके बाद बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से कोप अप करने की कोशिश की, चाहे वो योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ वहां जनसभाएं की और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि बीजेपी उनके लिए कितनी जरूरी है। लेकिन अगर पिछली बार को देखें तो आप बीएसपी के साथ थे और बीएसपी का वोट परसेंटेज और आपका वोट परसेंटेज मिला के 33% था। इस बार बीएसपी आपके साथ नहीं है और बीएसपी जिस सोशल इंजीनियरिंग के साथ उसने प्रत्याशी उतारे, भले उसके प्रत्याशियों की जीत हो या ना हो, लेकिन वो आपका नुकसान करने में कहीं मुझे लग रहा है पीछे नहीं है। क्या लगता है इस बार अन्नू टंडन साक्षी महाराज को हरा पाएंगी? देखिए, बिल्कुल हर चुनाव अलग होता है, चाहे 19 का हो, चाहे 24 का हो, चाहे 22 का हो। अगर हम कोई तुलना करने बैठ जाएंगे, आंकड़े लेकर के बैठेंगे, आज स्थितियां ये है, चाहे साक्षी महाराज जी हों, इतने रिलेवेंट कभी नहीं रहे। केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नरेंद्र मोदी के सांसद जीतते रहे हैं। तो जब हवा थी, जब उनकी बयार थी, तब लोगों ने उनको प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजा। मैं फिर से कहूँगा, जब 10 साल लगातार उन्होंने देखा कि मैं जिस व्यक्ति को जिता करके भेज रहा हूँ वो व्यक्ति हमारे ऊपर ही कुठाराघात लगातार अपनी नीतियों से कर रहा है, अपने प्रशासन से तंत्र से कर रहा है, आप प्रशासनिक संस्थाओं से, समाज जो आपकी संस्थाएं हैं उनसे दुरुपयोग करके परेशान कर रहे हैं। पेपर लीक की बात हो, जिनको लेकर के युवा आज आक्रोशित है, उन चीज़ों को लेकर के जब साक्षी महाराज खड़े होते हैं तो साक्षी महाराज की नाकामियों के साथ साथ उसमें उनको नरेंद्र मोदी की नाकामियां भी उस चेहरे में दिखती है। तभी आज एक आधार बनता है जब बोला जाता है विश्वास के साथ कि कहीं ना कहीं उन नाकामियों के खिलाफ अन्नू टंडन जो एक सॉफ्ट चेहरा है, जो एक मिलनसार चेहरा है, जो इस क्षेत्र का जाना माना चेहरा रही उन 5 साल में जब उनका सांसद काल रहा, उस काल में उन्होंने लोगों की कितनी मदद करी है। तो आज मुद्दे जब जेन्युइन मुद्दों पर बात आई है, इस वक्त की बड़ी खबर जरा जनता को बता दे। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर वोट डाल के आ रहे युवक पर हमला किया गया है। कन्नौज से बड़ी खबर, वोट डालकर लौट रहे युवक पर हमला। जहां दबंगों ने घर में घुसकर युवक को बुरी तरीके से पीटा। घायल युवक ने सपा कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। 4 हमलावरों के खिलाफ घायल ने दी नामजद तहरीर। सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के रामगंज मोहल्ले का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। वोट डालकर लौट रहे युवक पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लहूलुहान हालत में युवक, दबंगों ने घर में घुसकर उसको जमकर पीटा। घटना ये वही थी कि जब हम लोग आ रहे थे तो उसने 3 बार पहले डंडा लेके आया था, कहाँ से मारने के लिए, घर से अपने, तो छुटा दिया था लोगों ने। और फिर उसने तिवारा फिर पकड़ लिया इसने, और फिर इसने ईटा मारा, पूरा खानदान लगा था इसके, और हम 3 लोग थे खाली बस। किस चीज़ से मारा पीटा? इन लोगों ने ईटा मारा था, एक लोगों ने, और बेल्ट भी मारी थी पीछे पिठी में। तुम कहाँ से आ रहे थे? हम वोट डाल के आ रहे थे। वो लोग कौन थे? वो लोग राठौर लोग थे। किस बात क्या बात कुछ नहीं थी, बात ये थी कि किसी ने हाथ मारा था। अब तो हमने ये कह दिया था देवू आप उधर जा रहे हैं मार खा के। अब तो हमने बोला कि ये बोला कि आ रहे हैं अभी, तो उसने सोते गाड़ी देने लगा। फिर हमने कही हमने भैया गाड़ी मत दो हमें, और फिर इसने फिर मुजाहिद मजीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मुजाहिद,
क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? आरोप लगाया जा रहा है सपा कार्यकर्ताओं पर इस युवक को पीटने का। जी सौम्य, बता दें कि जिस तरह से गुरसाईगंज थाना क्षेत्र के रामगंज का पूरा मामला है, जहां पर वोट डालने के बाद में युवक वापस आ रहा था, वहीं दबंगों ने उसको बुरी तरह से मार पीटा, जिससे वह लहू लोहान हो गया है। घायल युवक ने सपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब वोट डाल के आए थे, उन्होंने कहा था कि सपा के पक्ष में वोट डालो, लेकिन उसने कहा कि उसका मत है, वो कहीं भी मतदान कर सकता है, जिसके चलते उसने आरोप लगाया कि सपा कार्यकर्ताओं ने उसको घेर कर मारा है। 4 लोगों को तहरीर भी दी है, जिस पर बुरी तरह से युवक घायल हुआ। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने मामले को शांत कराया है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, कन्नौज से पूरा मामला, वोट डालकर लौट रहे युवक पर हमला हुआ है और सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया गया है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सलीम अहमद ने अपनी पत्नी के साथ मतदान का उपयोग किया। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, इस पे बोलना क्या है, आज विकास के ऊपर हो रहा है। विकास हमारा मुद्दा है और जो हिंदुस्तान में आप पूरा उठा के देखिए कि मोदी योगी के नाम से गूंज रहा है, और जो जनता को चाहिए वो मोदी जी, योगी जी हमारे जनता के हित में काम कर रहे हैं। बात करी जाए अगर गठबंधन की, तो गठबंधन मुसलमानों को बहुत बता रहा है कि पूरा मुसलमान वोट गठबंधन को मिल रहा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पूरा तो नहीं मिल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है कहना। अभी हम भी वोट डाल के आ रहे हैं, ये सब तो अफवाहें उड़ाई जा रही मुसलमानों की का वोट मिल रहा है। देखिए, आज मुसलमान भी बीजेपी के साथ है, क्योंकि मोदी योगी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर आप देखिए, राशन मिल रहा है वो हिंदू भाई को, तो हमारे मुसलमान भाइयों को मिल रहा है। तो आप सुन रहे थे जहां उन्होंने कहा कि मुस्लिम इस बार विकास के नाम पर वोट कर रहा है, और ये कहना गलत है कि मुसलमानों का पूरा वोट सपा या कांग्रेस को जा रहा है। ये आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें, जहां कानपुर देहात या अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें, जहां से देवेंद्र सिंह भोले वर्सेस राजा रामपाल का चुनाव है। और यहां पर भी आप देख रहे हैं मतदान केंद्रों पर लाइन लगी हुई है, महिलाएं भी हैं, और महिलाओं की भूमिका इन चुनावों में बेहद अहम है। डीपी यादव जी, अभी आप एक खबर देख रहे होंगे, मैंने दिखाई कि कन्नौज में मारपीट की गई है एक युवक के साथ, और उसने आरोप लगाया है कि सपा कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की है। तो जैसे कि बीजेपी ये आरोप लगाती है आप लोगों के ऊपर, तो अभी तो आप कन्नौज में आए भी नहीं है और आपने मारपीट भी शुरू कर दी क्या? जी देखिए सौम्या जी, बीजेपी अपनी हार निश्चित देख करके बौखला गई है, और कहीं ना कहीं बीजेपी तमाम वो हथकंडे अपनाना चाहती है जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि हमारी, आ रही आवाज मेरी? जी जी आप बोलें। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ये हार जान चुकी है कि जनता पिछले 10 सालों में मेरी सच्चाई समझ चुकी है, और सुब्रत पाठक ने तो कुछ भी काम नहीं किए। जितने भी काम जो है विकास से शुरू कराए थे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, सब समाप्त हो गया, सबको समाप्त कर दिया, सब बंद कर दिया। हम लोग देख रहे हैं कन्नौज में मेडिकल कॉलेज बना था, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज को खत्म करने का काम किया। सड़कें तमाम बनी थी, उन सड़कों को मरम्मत कराने का काम नहीं किया। सड़कें दोबारा बनवाने की तो आप छोड़ दीजिए, तो तमाम जो काम थे जिसका पहिया विकास का रुक गया था, उसको पुनः लोग जनता चाहती है कि वो शुरू हो सके। आप देखिए, अभी आपने सुनाया अपने टीवी चैनल के माध्यम से, वो युवक बता रहा है कि 2-4 राठौर लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। वो बता रहे थे तुम इधर जा रहा हो, मैं उधर जा रहा हूँ। उसने किसी का नाम नहीं लिया कि ये किस पार्टी के थे, किससे संबंधित थे। अब उसके वो दबाव में कहीं जाकर के FIR दर्ज करा दिया हो, भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं चुनावी असामयिक देने का काम कर रही है। अरे भाई, प्रवक्ता बता रहे, वहाँ पे खड़ा हुआ संवाददाता कह रहे हैं इतनी बात को, कैसी बातें कर रहे हैं डीपी यादव जी? वो संवाददाता इनके चैनल के कह रहे हैं, इनके चैनल के संवाददाता कह रहे हैं कि युवक कह रहा है सपा के लोगों ने जो है हमला किया, और राठौर सपा के लोग नहीं हो सकते। ये कैसे आप कह सकते हो? क्या यादव और मुस्लिम ही सपा के लोग होंगे क्या? आपका संवाददाता कह रहा है ना, आप पूछो ना मैडम से।
तो पीड़ित का बयान सुनो ना। ठीक है। अरे संवाददाता ये कह रहे हैं कि सपा के गुंडों ने, वो साफ साफ कह रहे हैं भाई, सब वहां पे खड़े हुए संवाददाता कह रहे हैं इस चीज को। डीपी यादव जी, देखिए इस बार अगर 13 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कई ऐसी 5 से 6 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर दलित या अल्पसंख्यक बहुल्य सीटें हैं। हालांकि इस बार आपका नारा जरूर पीडीए का है, लेकिन बीएसपी का भी एक अच्छा वोट बैंक है। जिस तरीके से कमबैक किया है बीएसपी ने और सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अपने प्रत्याशियों को उतारा है, और इस बार बीएसपी आपके साथ नहीं है और पिछले चुनावों में आपके साथ थी। कितना आपको लग रहा है नुकसान उठाना पड़ सकता है इस बात का? देखिए सौम्या जी, जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, वो जनता जान चुकी है और बहुजन समाज के लोग अपना वोट का नुकसान नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ही कहीं न कहीं उनको सम्मान दिला सकता है, बाबा साहब के जो संविधान है उसकी रक्षा कर सकता है, लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है। तो बहुजन समाज तो एकमुश्त होकर के इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहा है। और जिस प्रकार से डिसीजन लिए हैं अभी बहन मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, उससे लग गया बहुजन समाज पार्टी को कि कहीं ना कहीं ये जो है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अपने भतीजे आकाश आनंद के ऊपर ही बताइए, उन्होंने जो है कार्रवाई कर दी, जिसको उत्तराधिकारी देखिए उन्होंने अपने भतीजे के ऊपर कार्रवाई करते हुए इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि चाहे कोई भी हो, हमारी पार्टी जो एक अनुशासित पार्टी का उसको दर्जा मिला हुआ है उसे कायम रखते हैं, हम किसी भी प्रकार का परिवारवाद नहीं करते हैं, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। राज अग्रवाल जी, देखिए इस बार इसमें 13 लोकसभा सीटों में पिछली बार आपके पास सारी थी, आपके पास इतिहास दोहराने का जो दबाव है उसके चलते हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रैलियां आपके बड़े बड़े नेताओं ने की, चाहे वो कानपुर की बात करें, उन्नाव की बात करें, कानपुर देहात की बात करें, कन्नौज की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर आपकी स्थितियां बहुत मजबूत नहीं है या आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ये आप मानते हैं कि 2019 से 2024 में तस्वीरें बदल गई हैं, जिस हवा जिस लहर की आप बात करते हैं वो थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है? मैडम पहले तो ये पीछे से बहुत आ रही हैं, अगर ये बंद करी जा सके तो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 13 सीटें हमारे पास थे, जब मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ आपको, कोई विद्यार्थी होता है, वो प्रथम आता है, अपनी जो है साल भर की मेहनत के बाद में वो प्रथम में भी टॉप 10 में आना चाहता है, टॉप 10 में भी टॉप 5 में और टॉपर में भी टॉप से आना चाहता है। इसके चलते हुए हमारे जो नेता थे, वरिष्ठ नेता जन, हमारे स्टार प्रचारक, हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जी डीपी यादव जी, अभी हम राज अग्रवाल जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। देखिए एक और जो सवाल है जो इस चौथे चरण के खत्म होते होते उठ रहा है कि अगर नतीजे अच्छे आ गए तो भाई ठीक है, आपकी वाह हो जाएगी, लेकिन अगर नतीजे आपके सोच के विपरीत आते हैं तो क्या इस बात पर मंथन होगा कि कांग्रेस जिसकी नैया उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से डूबी थी 2019, चाहे वो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनावों को देखें, तो क्या लगता है कि जिस नाव पे आप डूबती नाव पर सवार हुए हैं उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्योंकि 17 सीटें जो आपने दी उस पर कहीं ना कहीं आप एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन दबाव के चलते आपको कांग्रेस को देनी पड़ी। देखिए सोमा जी, जब लोकतंत्र बचाने की बात होती है, जब जनहित की बात होती है, कहीं ना कहीं संविधान को संरक्षित और उसको बचाने की बात होती है, तो बहुत ज्यादा लाभ। कैसे संविधान बचाएंगे? आप देखिए कैसे संविधान बचाएंगे? आप ही के, अरे सुन तो लीजिए, जरा सा सुन लीजिए हमको भी। कैसे संविधान बचाएंगे? आपके इंडी गठबंधन के लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, दलितों का आरक्षण हटा देंगे। मुस्लिमों को आरक्षण दे देंगे, दलितों का आरक्षण हटा देंगे। इस तरीके से आप मायावती जी के वोट को ले लेंगे क्या? क्या करेंगे आप बताइए? बसपा के वोट का आपके जो है दलित पिछड़े और अल्पसंख्यकों के ऊपर कार चढ़ाएंगे, थार चढ़ाएंगे, उनको कार चढ़ाएंगे? किसने कार चढ़ा दी आपके दलित अल्पसंख्यकों? थार चढ़ाया, थार चढ़ाने का काम किया किसानों के ऊपर, भूल गए? कैसी बातें कर रहे हैं?
उस बच्चे अरे टेनी ने कार नहीं चढ़ाया, मंत्री नहीं बैठे हुए थे, मंत्री के लड़के की कार थी, उसमें हमला हुआ था। बहुत चैनलों ने दिखाया, आप लोगों ने उसे ध्यान से देखा नहीं। वो बच्चा भाग रहा था। चलिए देखिए, वक्त कम है, एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही। डीपी यादव जी, क्या लगता है चौथे चरण के अंत होते होते आप कहां स्टैंड करते हैं? उत्तर प्रदेश में इस बार कितनी सीटें डीपी यादव जी आपका गठबंधन ला रहा है? बेशर्मी से भाजपा का कार्य, कितनी बेशर्मी से भाजपा के नेता करे, वो बच्चा था, कार चला रहा था। डीपी यादव जी, आखिरी सवाल है, उसको ध्यान से सुन लीजिए वरना आप दोनों की आवाज बंद कर दी जाएगी। कि बच्चों से गलती हो जाती है रेप करने के बाद में। राज जी, कौन सी बेशर्मी थी? राज जी प्लीज एक एक करके आंसर करिए प्लीज, समय बहुत कम बचा है। डीपी यादव जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के खत्म होते होते आपको क्या लग रहा है कि 80 में कितनी सीटें आपके खाते में इस बार आने वाली हैं? 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है और गठबंधन जीत रहा है। इस बात को नोट करके रख लीजिए। 4 तारीख को फिर मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। ये बहुत ज्यादा मुगालते में न रहे और जो दो ठग हैं वो गुजरात जल्दी भाग जाएंगे। ठीक है, राज अग्रवाल जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से हमने वोटिंग को देखा, मतदान धीमा हुआ, उसका राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि उसका नुकसान आपको थोड़ा बहुत उठाना पड़ सकता है। क्या लग रहा है कि 80 में 80 आप लाएंगे जो आपने नारा दिया है, या थोड़े आप नीचे आए हैं? 80 से सौम्या जी, देखिए मुद्दे की बात पर आपकी आवाज चली गई। मुद्दे की बात पर इनकी चली जाएगी, कनेक्शन इनका चला जाएगा। ये जो है जनता को जवाब नहीं देंगे। जब आप मुद्दे की बात करेंगे सौम्या जी तो ये चुप हो जाएंगे और ऊट पटांग बोलेंगे, अपराधी को बच्चा कहेंगे, थार चला करके किसानों की हत्या करने वाले को बच्चा कहेंगे। ये चलिए राज जी और डीपी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य मतदान के दिन या फिर रिजल्ट के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मतदान लगातार जारी है 13 लोकसभा सीटों पर, जहां कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो बीजेपी के लिए साख की सीटें बनी हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी साख बचाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन, जिसके लिए ये चुनाव बेहद निर्णायक है उसके करियर के लिए।